हेलो फ्रेंड्स। हम बीएससी फाइनल ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पुराने जो बीएससी फाइनल ईयर है उनके लिए तो है ही है, लेकिन जो बीएससी फर्स्ट ईयर है उनके लिए वो जो सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट किया है उसके अकॉर्डिंग ये नया सिलेबस आया है। तो हम अब तक एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे और एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हम पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स हमने देख लिया, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के प्रकार। ओव्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, ओव्यूल एक स्ट्रक्चर है, मादा युग्मकोद्भिद को निरूपित करती है। मादा युग्मकोद्भिद का ही भाग है, और सबसे बड़ी मेन बात ये कि यही ओव्यूल जब परिपक्व हो जाता है या मैच्योर हो जाता है तो यही ओव्यूल सीड में बदल जाता है, कि बीजांड बीज में बदल जाता है। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें तीन चीजें होती हैं एक ओव्यूल के अंदर। नंबर 1 इज फ्यूनिकल बीजांड ग्रंथ, सेकंड इज माइक्रोपाइल बीजांड द्वार, थर्ड इज चैलेजा निभाग। तो तीन चीजें हैं इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेजा, माइक्रोपाइल्स, थर्ड इज फ्यूनिकल। इन तीनों चीजों के बेस पर या इनके जो ओरिएंटेशंस हैं, इन तीनों और अवयवों के या तीनों एलिमेंट्स के, तो इनके बेस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें आज हम पहला ओव्यूल, जो फर्स्ट टाइप ऑफ ओव्यूल है, उसको हम देखें तो वो है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस नंबर फर्स्ट इज ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस, POUS, ऑर्थोट्रोपस। तो इसमें ये भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसेक, और इस एम्ब्रियोसेक के चारों ओर इस तरह से द्विअध्यावरणी, यानी कि दो अध्यावरण, डबल इंटीग्यूमेंट, इस तरह से। तो इसका ये फ्यूनिकल है। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ दो सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका, ये ध्रुवीय केंद्रक, और यहाँ पर ये तीन एंटीपोडल्स पाए जाते हैं। दिस इज फ्यूनिकल, दिस इज चैलेजा, दिस इज माइक्रोपाइल। तो यहां हम देखें तो फ्यूनिकल यानी कि बीजांड ग्रंथ, बीजांड द्वार और निभाग, ये तीनों एक ही सरल रेखा पर होते हैं। इस तरह से अगर हम लाइन खींचे तो एक ही सरल लाइन पर है, यानी सिंपल लाइन पर है, तो इसको हम कहते हैं रिजु बीजांड। यानी कि अगर हम देखें तो ये सब एक ही रेखा पर 180 डिग्री की रेखा पर होते हैं, बिल्कुल सीधे। तो इसलिए इनको हम कहते हैं रिजु बीजांड। तो दिस इज द रिजु बीजांड।
जिसे सबसे सिंपल या ये कुछ ही कुलों में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो इसके अंदर मिलता है पॉलीगोनेसी, पॉलीगोनेसी एक तो इसके अंदर मिलता है, एक ये पाइपरेसी फैमिली के अंदर भी देखा जाता है। पॉलीगोनेसी एंड पाइपरेसी फैमिली के अंदर इस प्रकार के बीजांड आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। सेकेंड इज एनाट्रोपस। एनाट्रोपस देखो इसमें क्या होता है कि जब बीजांड ग्रंथ का एक साइड से वृद्धि होती है, इधर से वृद्धि होती है, तो वृद्धि इतनी ज्यादा हो जाती है कि पूरा बीजांड 180 डिग्री पर घूम जाता है। यहाँ तो 180 डिग्री पर पाया जाता है और यहाँ पर 180 डिग्री पर घूम जाता है, जिसकी वजह से बीजांड द्वार बीजांड ग्रंथ के पास आ जाता है। तो इसमें देखो स्ट्रक्चर हम बनाए तो जो हम पहले बना चुके हैं, ओव्यूल की स्ट्रक्चर में जो हमने संरचना बनाई थी वो बिल्कुल एनाट्रोपस बीजांड की है। इसको हम प्रतीक बीजांड भी कहते हैं कि ये उल्टा होता है। प्रतीक बीजांड मतलब उल्टा होता है। पहले ये नॉर्मल होता है कि सिंपल संरचना होती है, ये इसका उल्टा होता है। ये ऐसा तो यहाँ हम देखेंगे तो वही सहायक कोशिकाएं, अंग कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक, एंटीपोडल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर माइक्रोपाइल बीजांड द्वार सबसे ऊपर था और यहाँ पर जो माइक्रोपाइल है वो सबसे नीचे आ गया। दिस इज माइक्रोपाइल। ये हो गया यहाँ पर चैलेंजा और ये फ्यूनिकल। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें बीजांड द्वार और बीजांड ग्रंथ ये तो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, लेकिन जो निभाग है वो ऊपर चला जाता है। यानी कुल मिलाकर के और एनाट्रोपस ओव्यूल इज डायरेक्ट इज अपोजिट टू ऑर्थोट्रोपस, यानी कि एनाट्रोपस बिल्कुल ऑर्थोट्रोपस का अपोजिट होता है। नंबर थर्ड ओव्यूल। अच्छा इसमें एग्जाम्पल और देख लीजिए तो लगभग एंजियोस्पर्म के 82% फैमिलीज के अंदर यह पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा यही बीजांड पाया जाता है। आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर नोट करना होगा कि सबसे ज्यादा मात्रा में या सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला बीजांड कौन सा है, तो उसका नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल या एनाट्रोपस बीजांड। उसके बाद नंबर थर्ड इज हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस तो देखो इसका नाम ही हेमी है, अर्ध प्रतीक, हिंदी में कहेंगे अर्ध प्रतीक, यानी कि आधी है। तो आधा क्या होगा, पूरा तो घूमा तब हुआ एनाट्रोपस, 180 डिग्री पर जब घूमा तो हुआ एनाट्रोपस, लेकिन जब वो केवल 90 डिग्री पर घूमे तो उसको हम कहते हैं हेमी एनाट्रोपस। तो इसका बीजांड स्ट्रक्चर आप देखें और बनाएं, इस प्रकार से बनेगी।
ऐसे, ठीक। हेमी एनाटोपस, इसमें ये सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक और ये 3 एंटीपोडल्स और प्रतिमुखी कोशिका है। दिस इज हेमी एनाटोपस। अर्ध प्रतीक, तो इस समय अगर हम देखें तो बीजांड द्वार और निभाग ये एक ही क्षैतिज रेखा पर होते हैं, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर होते हैं, इसलिए इनको हम हेमी एनाटोपस इसका नाम दिया गया है। और ये बीजांड की जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देगी। रेनन कुलेसी और प्राइमुलेसी, रेनन कुलेसी एंड प्राइमुलेसी कुल के अंदर, तो रेनन कुलेसी, दूसरा है प्राइमुलेसी, कुल में आपको इस प्रकार का बीजांड दिखाई देगा। नंबर 4 इज वक्र बीजांड, कैम्पाइलोट्रोपस। नंबर 4 इज वक्र बीजांड या कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस, तो देखो इसका नाम वक्र बीजांड है, तो वक्र बीजांड का मतलब है कि उसमें वक्रता होगी। वक्र बीजांड में जो बीजांड द्वार और निभाग एक साथ इनके एक लाइन पर नहीं होंगे, बीजांड द्वार नीचे की तरफ उन्मुख किए हुआ होगा, यानी कि हम ये कहें तो बीजांड व्रंत और बीजांड द्वार ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये होता है सर्सिनोट्रोपस। तो इसका डायग्राम अगर बनाए तो इस डायग्राम के लिए हल्का सा ये नीचे की तरफ झुका रहता है इस तरह से, तो बीजांड द्वार भी इसका यहीं पर होगा। बीजांड द्वार नीचे की तरफ उन्मुख रहता है। ऐसे, तो बीजांड द्वार और बीजांड व्रंत एक ही जगह पर एक ही साथ आ जाते हैं, या इसको हम कहते हैं समानांतर आ जाते हैं, तो इसे हम कैम्पाइलोट्रोपस कहते हैं। और ये देखने को मिलेगा भाई चीनोपोडियेसी क्रूसीफेरी कुल के अंदर। एग्जाम्पल है इसके चीनोपोडियेसी बथुआ, चीनोपोडियेसी मस्टर्ड में, क्रूसीफेरी के अंदर भी आपको ये एग्जाम्पल या इस तरह का ओव्यूल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट नंबर इज 5 इज एम्फीट्रोपस, अनुप्रस्थ बीजांड। एम्फीट्रोपस अनुप्रस्थ बीजांड, तो देखो यहाँ पर आपको याद रखना है वक्र है, यहाँ पर ये रखना है कि इस तरह से 90 डिग्री पर होते हैं, यहाँ पर याद रखना है कि ये तीनों मतलब जो 180 डिग्री पर घूम जाता है, यहाँ पर याद रखना है कि ये तीनों 180 डिग्री पर होते हैं। और एम्फीट्रोपस के अंदर आपको याद रखना है कि इसमें जो बीजांड है वो घोड़े के नाल के आकार का नजर आता है। तो किस प्रकार से यहाँ पर बीजांड बनेगा वो देखिए। घोड़े की नाल यहाँ पर कैसे बनती है।
इस प्रकार से, और यहाँ पर होता है इसका घुमा हुआ बीजा मतलब भ्रूणकोश एम्ब्रियो। तो इस प्रकार की संरचना वाला जो बीजांड है उसे हम कहते हैं एम्फीट्रोपस। इसमें घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है, और इसमें एग्जाम्पल है एलिस मेसी, ब्यूटोमेसी, एलिस मेसी, ब्यूटोमेसी, ये कुल जिनके अंदर इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। नेक्स्ट इज नंबर 6 सर्सिनोट्रोपस। याद है इन तीनों चीजों के आधार पर ही बीजांड की संरचना है। नेक्स्ट है 6 नंबर पर सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस देखो, ये 180 डिग्री पर सीधा है, यहाँ पर एक घूम गया, यहाँ 90 डिग्री पर घूमा, यहाँ पर ये वक्र हो गया, तो भ्रूण जो माइक्रोपाइल है वो नीचे की तरफ चला गया। यहाँ पर जो माइक्रोपाइल है या जो भ्रूणकोश है वो वक्र हो गया, घूम करके, और घोड़े के नाल के आकार का हो गया है। यहाँ पर इतना कुंडलित हो जाता है ये कि 180 डिग्री पर घूमने के बाद फिर से दोबारा घूम जाता है, तो ये 360 डिग्री पर घूम जाता है, और बिल्कुल इसके समान संरचना बन जाती है। यानी कि बीजाणुद्वार, निभाग और बीजाणुग्रंथ तीनों एक ही सीध में हो जाते हैं। तो जो वो होता है सर्सिनोट्रोपस। तो ये किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से, और इसमें ये अपना बीजा। तो इस कंडीशन में, या इस कंडीशन को हम कहते हैं सर्सिनोट्रोपस, जिसके अंदर बीजांड पुनः 360 डिग्री पर घूम जाए और बीजांड वृंत एक घड़ी की कमानी के समान नजर आए, और उसको हम कहते हैं सर्सिनोट्रोपस। और इसके लिए एग्जाम्पल जो आप याद करेंगे वो कैक्टिसिकुल के अंदर पाया जाता है। कैक्टस के अंदर ये आपको बीजांड देखने को मिलेगा। तो ये वही 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन ऑल एंजियोस्पर्म्स। आपको याद रखना है कुछ फैक्ट्स जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। सबसे पहला तो ये कि रिजु बीजांड जो सबसे सिंपल है वो ऑर्थोट्रोपस होता है। उल्टा जो होता है वो सबसे ज्यादा फैमिलीज के अंदर पाया जाता है, वो एनाट्रोपस होता है। घोड़े के नाल के आकार का एम्फीट्रोपस होता है, ठीक है। और जो ये वक्र बीजांड जो है, इसमें बीजाणु द्वार और ये बीजाणु ग्रंथ दोनों एक साथ आ जाते हैं पर समानांतर, तो वो होता है कैम्पाइलोट्रोपस, वक्र बीजांड। ये इसमें घड़ी की कमानी के समान बीजाणु ग्रंथ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में पूछने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको ये दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई किस प्रकार का बीजांड होता है। तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट हम चलें तो अब अगला टॉपिक जो हमारा है उसका नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। मेगा स्पोरोजेनेसिस तो कैसे होता है भाई? गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है?
तो एक गुरु बीजाणु जनन, इसका नाम ही गुरु है तो गुरु बोलना बड़ा होगा। यहाँ पर देखो लघु बीजाणु जनन हमने देखा, तो लघु बीजाणु जनन तो छोटा, यानी कि लघु बीजाणु, इसका नाम ही लघु बीजाणु है, वो छोटा होता है साइज में, संख्या में ज्यादा बनता है। यहाँ पर गुरु बीजाणु है तो ये साइज में बड़ा होता है और संख्या में अकेला बनेगा। एक भ्रूण कोश के अंदर, एक भ्रूण कोश में एक ही अंड कोशिका बनेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है। देखो थोड़ा सा आप सोचिए जरा कि भाई एक बीज है, एक सीड है, इसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। सॉरी, एक फल है, एक फ्रूट है जिसके अंदर बहुत सारे सीड होते हैं। तो क्या सभी सीड का निर्माण एक ही बीजांड से होता है? ये तो आप अपने पिछले लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं कि बीजांड ही बीज बनता है। तो इसका मतलब है कि बीजांड बहुत सारे होते हैं, और इसको हम देख चुके हैं बीजांडन्यास में कि किस प्रकार से प्लेसेंटा पर प्लेसेंटेशन, यानी कि बीजांडासन पर बीजांडन्यास। बीजांडन्यास का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा। इसका मतलब कि बीजांड बहुत सारे होते हैं। बीज अगर बीजांड बहुत सारे हैं तो बीज भी बहुत सारे बनेंगे। सबके अंदर जरूरी नहीं कि बहुत अधिक संख्या में बीज बने। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ही बीज बनता है, लाइक मैंगो, जामुन। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सीड बनता है, तो उनमें सीधी सी बात है कि एक ही भ्रूणकोश होगा, एक ही बीजांड होगा। लेकिन जिनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में बीज बनते हैं वहां पर बीजांड की संख्या बहुत ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए टोमेटो, मिर्च। तो हम यहाँ देखते हैं और आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। इसका नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, या सिंपल में इसको हम कहें गुरु बीजाणु जनन। हम धीरे धीरे एम्ब्रियोलॉजी की तरफ मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी हम बहुत ज़्यादा लगभग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लगभग आधी एम्ब्रियोलॉजी पर आ गए हैं। जैसे हमने मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट को ढंग से पढ़ लिया तो फिर आगे की तरफ कुछ बचता ही नहीं है। जो कुछ है वो सब यही है। अगर आपके मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों समझ में आ गए तो फिर आगे कुछ बचता ही नहीं है। फिर तो केवल निषेचन है, एक भ्रूण है, और वो कोई बड़ी बात नहीं। कंफ्यूजन जो है वो ज्यादातर कंफ्यूजन यहीं पर होता है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। कौन सी चीज कैसे है, अंडक क्या है, बीजांडन्यास क्या है, ओव्यूल्स क्या है, ये सब यहाँ पर होता है। ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। जैसे मान लो मैं यहाँ ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का एक डायग्राम बना रहा हूं। ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का है। डायग्राम आप थोड़े सलीके से बनाना सीखें जिससे आपको पर्याप्त नंबर मिल सके। अगर डायग्राम आप चलते बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं दे रहे। तो इस तरह से ये है। ऑर्थोट्रोपस बीजांड का डेवलपमेंट हम यहाँ देखते हैं। तो ये मैंने एक संरचना बनाई है, इसमें ऑर्थोट्रोपस हम पढ़ेंगे। तो देखो ये अंदर वाली जो संरचना है ये पूरी कोशिकीय होती है। ऐसा नहीं कोई ये एक तरह से मृदुता की होती है पूरी संरचना, और इसे हम नाम देते हैं न्यूसेलस। क्या नाम देते हैं इसको? न्यूसेलस। हिंदी में कहें तो बीजांडकार। दिस इज न्यूसेलस और बीजांडकार, न्यूसेलस। तो बीजांडकाय के अंदर कोई भी कोशिका, इस बीजांडकाय के अंदर कोई भी कोशिका
हाँ, इसमें दो तरह से देखते हैं। मान लो एक तो ये है, ये तरीका है, इसमें ये इसकी एपिडर्मिस है और इस एपिडर्मिस के नीचे अगर मान लीजिए हमारी जो जिस सेल से इसका डेवलपमेंट होगा वो प्रेजेंट है यहाँ, तो उसे हम कहते हैं तनु बीजांडकाई। और अगर यही सेल यहाँ आ जाए बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ, तो हम इसे कहते हैं स्थूल बीजांडकाई। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इसमें एपिडर्मिस के नीचे की कोई भी कोशिका, तो दिस इज एपिडर्मिस एंड ये दिस सेल ये कोशिका अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाए, इसका जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाए और अन्य कोशिकाओं से आसानी से पहचानने में आ जाए, तो इस कोशिका को हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल या हिंदी में कहें तो प्रप्रसूतक या प्रप्रसू कोशिका। दिस इज प्रप्रसू कोशिका। अब देखो किसी में तो प्रप्रसू कोशिका एक होती है, यानी कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें प्रप्रसू कोशिका एक होती है, तो जैसे तथा कुछ पादपों में प्रप्रसू, देखो ज्यादातर पादपों में प्रप्रसू कोशिका एक ही होती है, लेकिन कुछ पादपों में प्रप्रसू कोशिका दो होती है या दो से ज्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फेबेसी है, रेननकुलेसी है, रोजेसी है, एस्टेरेसी है, लिलिएसी है। तो इनमें प्रप्रसू कोशिकाओं का एक समूह ही होता है। ठीक है, क्या होता है? एक समूह होता है। तो इसे हम बहुकोशिकीय प्रप्रसूत कोशिका कहते हैं। लेकिन जब बात आती है एक्टिव आर्कीस्पोरियल सेल की, तो चाहे कितनी ही प्रप्रसूतक कोशिका बने या कितनी ही आर्कीस्पोरियल सेल बने, लेकिन एक्टिव आर्कीस्पोरियल सेल केवल एक होती है। यहाँ ये आपको याद रखना है कि आर्कीस्पोरियल सेल चाहे कितनी ही क्यों ना बने, लेकिन एक्टिव एक ही होती है, जिससे भ्रूण कोश का विकास होता है। अब देखो बात यह है न्यू सेलस। यहाँ पर दो चीजें आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी कि न्यू सेलस का काम क्या है। देखो न्यू सेलस का काम होता है कि ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है, ये आर्कीस्पोरियल सेल अब डिवाइड करेगी। जैसे मान लो मैं यहाँ इसको अलग बना लेता हूँ, ये आर्कीस्पोरियल सेल है, मान लीजिए इस तरह से। अब जब ये आर्कीस्पोरियल सेल डिवीजन करती है तो इससे दो सेल बनती है ऐसे, एक सेल ये बन गई, एक ये बन गई। तो इसको हम कहते हैं वृत्तीय सेल और नीचे वाली को हम कहेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, वही लघु बीजाणुधानी वाली बात है कि उसमें भी एक एएससी होती है, उसमें एक परिणत विभाजन होता है, जिससे बाहर की तरफ वृत्तीय प्राथमिक वृत्तीय कोशिका बनती है, अंदर की तरफ प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनती है। तो सेम ही तो काम है। बाहर की तरफ ये प्राइमरी पैराइटल सेल बन रही है, प्राइमरी इसको हम कहेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल, और इसको हम कह रहे हैं ये वही सीधी डायरेक्ट गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का काम कर सकती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का काम, या इसको हम प्राथमिक बीजाणुजन, वही प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल भी कहते हैं। स्पोरोजीनस सेल वही बात है सिर्फ, इससे वृत्ति बनेगी, इससे बनेगी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो धीरे धीरे अब यही प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल टर्न करेगा कुल मिलाकर के ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सेल्स से यहाँ पर क्या होता है, मेगा स्पोर का निर्माण होगा या मेगा स्पोरेंजियम बनेगी गुरु बीजाणुधानी। तो इसका मतलब है कि ये भी एक यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स में से एपिडर्मिस की एक सेल बनाती है एएससी, आर्कीस्पोरियल सेल। इन आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर होता है पेरिक्लिनल डिवीजन, परिणत विभाजन, जिससे बनता है प्राइमरी पैराइटल सेल,
क्या बनती है? प्राइमरी पैराइटल सेल। और एक बनती है प्राइमरी पीएससी या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से बनेगी भाई बीजाणु, या इससे तो बन जाएगी वॉल ऑफ एम्ब्रियोसेक। वॉल ऑफ एम्ब्रियोसेक, इससे ये बन जाएगी। और इससे बनेगी भाई मेगास्पोर मदर सेल। ये है इंपॉर्टेंट, मेगास्पोर मदर सेल, MSMC मदर सेल। इसको हम शॉर्ट में कहेंगे मेगास्पोर MSMC, शॉर्ट में कह सकते हैं MSMC, मेगास्पोर मदर सेल। यानी कुल मिलाकर के अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें एक होता है मियोसिस। तो इस मियोसिस से अब इसमें 4 या टेट्राड लीनियर टेट्रास्पोर बनते हैं। किस रूप में बनते हैं? लीनियर बनते हैं। ठीक, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, जिसकी वजह से अब टेट्रास्पोर बनते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ। यहाँ जैसे ये है एक और डायग्राम, अब मैं ये सब चीज नहीं बनाऊंगा, बस इधर से ये थोड़ा दिखा देता हूँ। ये इसका माइक्रोपाइल है। तो यहाँ देखो एक सेल जिसे 4 ये बने हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए ये है 4, इस तरह से ये 4 बन गए भाई, 1 2 3 4। ये सब लीनियर होगा, क्यों? क्योंकि ये सब एक ही सेल से बन रहे हैं। तो दिस इज द चैलेंजर एंड, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। और यहाँ सब क्या है? ये सब पूरा है न्यूसेलस, ये भरा हुआ है। अभी कुछ हुआ नहीं इस न्यूसेलस का, ये सब ऐसे कैसे पूरा का पूरा ये भरा हुआ है न्यूसेलस। ठीक, अब होता ये है, इसका ये माइक्रोपाइलर एंड है, इसका ये चैलेंजर एंड है। तो माइक्रोपाइलर एंड की, जैसे 4 बने ना टेट्रास्पोर, 4 लगभग गुरु बीजाणु, तो माइक्रोपाइलर एंड के 3 बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। 3 बीजाणु नष्ट हो जाएंगे। अगर हम इसमें देखें तो 3 बीजाणु मर जाएंगे। और निभाग की साइड का, ये जो निभाग की साइड है, ये निभाग की साइड का मैं एक डायग्राम और बना देता हूँ, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ में 4 में से 1 मर गया, 2 मर गए, ये 3 मर गए और 1 बचा, ये केवल ये। इसको मैं एक्टिव दर्शा देता हूँ। ये 2 ये एक्टिव है, और ये इसका माइक्रोपाइलर, ये इसका चैलेंजर एंड है। और ये पूरा क्या है? ये पूरा है न्यूसेलस। ये हम पहले भी देख चुके हैं, बात कर चुके हैं ये। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव मेगास्पोर। चारों मेगास्पोर बने हैं, ये कभी एक्टिव नहीं होते हैं। इनमें से केवल एक ही मेगास्पोर एक्टिव होता है, जिसको हम कहते हैं एक्टिव मेगास्पोर। और वो होगा नॉर्मली कंडीशन में, वो होगा निभाग की तरफ वाला। ये ध्यान रखें, हमेशा जब गुरु बीजाणु जनन होता है तो माइक्रोपाइलर एंड के जो गुरु बीजाणु है 3, वो हमेशा नष्ट होते हैं, और जो निभाग की तरफ वाला होता है वो बचता है। तो यहाँ जो टेट्रास्पोर बने हैं, इसमें से 3 मर चुके हैं या 3 डीजेनरेट हो गए हैं, 1 बचा है। तो जो एक्टिव है, अब उसमें देखो क्या होता है। अब ये जो एक्टिव मेगास्पोर है, ये एक्टिव मेगास्पोर धीरे धीरे इन सेल्स के जीव द्रव्य को, धीरे धीरे न्यूसेलस के जीव द्रव्य को खाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि इसको बढ़ने के लिए भोजन चाहिए। तो ये जो भोजन लेता है, यानी कि गुरु बीजाणु का जो विकास होता है, इसको कहते हैं भ्रूण कोश का विकास होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक जब होता है,
तो उस समय इस गुरु बीजाणु के द्वारा इस न्यूसेलस से भोजन लिया जाता है, पोषण लिया जाता है, न्यूट्रिशन लिया जाता है। तो धीरे धीरे इस जगह पर अब क्या होने लगता है, देखिए जरा, इस जगह पर धीरे धीरे ये होता है कि पूरा के पूरा जो भ्रूणकोश है वो नष्ट हो जाता है, सॉरी बीजांडकाय जो है वो नष्ट हो जाता है। और इस जगह पर यहाँ एक जो गुरु बीजाणु है, ये सॉरी एक गुरु बीजाणु या मेगा स्पोर, इसमें 3 माइटोसिस होते हैं, ये ध्यान रखना भाई, 3 माइटोसिस होते हैं। तो 1 से बनेंगे 2, 2 से बनेंगे 4 और 4 से बनते 8। ठीक, तो यहां अगर हम देखें तो इसमें 3 बार होता है विभाजन। तो 3 बार विभाजन होने से देखिए पहले एक गुरु बीजाणु है, तो एक गुरु बीजाणु से फिर बन गए 2 गुरु बीजाणु, फर्स्ट माइटोसिस, फर्स्ट माइटोसिस। उसके बाद जब सेकंड माइटोसिस होता है तो सेकंड माइटोसिस में, जैसे सेकंड माइटोसिस समसूत्री विभाजन, सेकंड माइटोसिस से पहले इससे पहले दोनों केंद्रक अपने अपने ध्रुव पर चले जाते हैं। जैसे अगर हम इधर ये माइक्रोपाइलर मांग रहे हैं तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये विभाजन करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको डायग्राम के लिए, ये विभाजन करते हैं तो ये सेकंड डिवीजन होता है। तो यहाँ पर ये 2 बन जाएंगे, इस तरह से 2 यहाँ बन जाएंगे, माइक्रोपाइलर एंड। उसके बाद एक और विभाजन होता है, थर्ड विभाजन, जिससे अब दोनों सिरों पर, एक मिनट देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है वीडियो में, ठीक है। तो दोनों सिरों पर 4 4 1 2 3 4 ऐसे ही 1 2 3 4 4 केंद्रक बन जाते हैं। अब इन 4 केंद्रकों से अगर हम देखें ऊपर की तरफ चलते हैं तो एक इधर वही माइक्रोपाइलर एंड है और इधर ये चैलेंजर एंड है। तो ऊपर की तरफ अगर हम जाए, यहाँ आपको पता चलेगा वही कैसे कैसे क्या कहानी होती है। तो एक एक केंद्रक, एक इधर चैलेंजर ध्रुव है, निभागीय ध्रुव, एक ये बीजांड द्वारीय या माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। तो दोनों में से निकल के एक एक केंद्रक बीच में आ जाता है इस तरह से। तो जब दोनों ध्रुवों से आते हैं ना, ये 2 केंद्रक दोनों ध्रुवों से आ रहे हैं, पोलर से आ रहे हैं, मतलब एंड से आ रहे हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं इनको? पोलर न्यूक्लियाई। तो 2 केंद्रक तो बीच में आ जाते हैं, 3 केंद्रक अब यहाँ रह जाएंगे, ये माइक्रोपाइलर एंड है, और इसी तरह से 3 केंद्रक यहाँ पर रह जाते हैं। तो ये कंडीशन है 3 + 2 + 3। अब इन 3 + 2 + 3 से कैसे बनते हैं, कैसे पूरा बीजांड या पूरा भ्रूणकोश बनता है वो देखिए। तो इसमें अब ये सेल्स बन जाएगी इस तरह से, ये माइक्रोपाइल, 2 बीजांड आवरण, अध्यावरण, और ये बीजांड ग्रंथ, इस तरह से ऐसे ऐसे। और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, यहाँ 2 सेल्स तो बनती है, सिनर्जिड्स या सहायक, ये बनती है अंडकोशिका, बीच वाले तो है ही है हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई, और 3 बनती है यहाँ पर ये एंटीपोडल्स। तो इस प्रकार से ये भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। दिस इज द एम्ब्रियो सैक। ये यहां से लेकर के, और ये जो है, ये जहां मैं येलो लाइन फेर रहा हूं, ये सब एम्ब्रियो सैक का भाग है। ये दिस इज एम्ब्रियो सैक। अब बीजांडकाय का क्या हुआ, न्यूसेलस का क्या हुआ भाई? देखो, बीजांडकाय जो हमारा भ्रूणकोश था या एम्ब्रियो सैक वो बन गया है, लेकिन अब बात आती है कि बीजांडकाय का क्या हुआ। तो देखो, बीजांडकाय जो है, ये वाला पूरा बीजांडकाय, देखो आपने यहीं पर तो बना है, ये सब भाई यहीं पर तो बना है सब ये। तो इसका मतलब यहाँ जो था वो सब धीरे धीरे नष्ट हो गया, क्योंकि भ्रूणकोश के विकास में बीजांडकाय का यूज कर लिया गया। अब देखो, कई बार तो क्या होता है कि भ्रूणकोश के फुल डेवलपमेंट में पूरे के पूरे न्यूसेलस का यूज कर लिया जाता है, लेकिन एक एग्जाम्पल है, पहले भी हम एक बार जिक्र कर चुके हैं, उस एग्जाम्पल का नाम है
पाइपरेसी, ये आपको याद रखना है, पाइपरेसी कुल के अंदर। और पाइपरेसी में भी आपको याद रखना है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर में आप देखें तो उसमें क्या होता है कि इस जगह पर पूरे के पूरे बीजांडकाय का यूज, पूरे के पूरे न्यूसेलस का यूज नहीं होता है, और इस तरह से एक पतली सी परत पाई जाती है न्यूसेलस की, जिसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म। इसको हम क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म, या इसे हम परिभ्रूणपोष कहते हैं। ये ध्यान रखना भाई, ये भ्रूणपोष से अलग है, इसलिए यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी परिभाषा ही पूछी जाती है। भ्रूणपोष से संबंधित नहीं पूछी जाए, क्योंकि ये भ्रूणपोष से अलग है, भ्रूणपोष से अलग है। पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष, ये परिभ्रूणपोष जब बनता है जब बीजांडकाय की परत रह जाती है, निषेचन से पहले बनता है। और जो एंडोस्पर्म जिसकी हम बात करते हैं वो एंडोस्पर्म निषेचन के बाद बनता है। तो यहाँ पर ये एगुणित द्विगुणित है, सॉरी एगुणित द्विगुणित है, तो ये है पेरिस्पर्म, इस तरह से। तो ये ब्लैक पेपर के अंदर पाया जाता है। तो आज हमने देखा कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, दिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से बीजाणु का निर्माण हुआ और उस एक बीजाणु से कैसे एक भ्रूणकोश बना, जिसके अंदर एक अंड कोशिका है, सहायक कोशिका है। ये हम पहले देख चुके हैं, बार बार किसी चीज को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। आप पिछले लेक्चर को देखते हुए जो आगे तरफ आएंगे तो आपको एवरीथिंग एकदम क्लियर हो जाएगा। आप मेरी वीडियो देखिए, समझिए, लिखिए, समझ के चलिए, सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।